ये जो स्तूप स्कल्पचर थे वो मथुरा स्कूल, गांधार स्कूल के बारे में। अब उसी में हमारा पार्ट वो 1 था, ये पार्ट 2 है। इसी में आगे हम कवर करेंगे अजंता और एलोरा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर 4 का पार्ट 2, भारतीय कला और वास्तुकला में मौर्योत्तर का जो ट्रेंड साधन के जो रुझान आए उसके बाद में, तो उसका ये पार्ट 2 है। अजंता जो सबसे प्रसिद्ध गुफा स्थल है वो अजंता है। ये महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। तो जो अजंता है बेसिकली ये गुप्त शासकों ने इसको बनवाया था। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अजंता का निर्माण किसने कराया था, तो अजंता का जो निर्माण था वो गुप्त शासकों ने करवाया था। इसमें जो है इसमें बौद्ध के जो जहाँ तक कथाएं हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर उसके भित्ति चित्र पाए जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये इसका एक सैटेलाइट व्यू है अजंता की गुफाओं का, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अजंता में 29 यानी कि 29 गुफाएं हैं। तो 2-3 क्वेश्चन आपके यहीं से ही बन जाएंगे कि अजंता कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में, और इसमें 29 गुफाएं हैं, जिसमें से 4 जो है चैत्य गुफाएं ही हैं। चैत्य के बारे में क्या बताया था? एक कॉरिडोर होता है दीवार के साथ में, और सबसे लास्ट में क्या बना होता है? एक स्तूप बना हुआ होता है चैत्य में। तो इसमें जो 4 हैं उसमें 4 जो है वो चैत्य की गुफाएं हैं। जो पहले के चरण यानी कि दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व, गुफा संख्या 10, 19 और 26 है। तो कौन कौन सी हैं? 10, 19 और 26। 3 तो यही होगी, एक को अभी तक मिली नहीं होगी, इसका नाम रखा होगा। तो इसमें 4 चैत्य गुफाएं हैं। इसमें सबसे बड़े चैत्य विहार है, उसे मूर्तियों के चित्रों से सजाया गया है। तो यानी कि सबसे बड़े चैत्य विहार किसमें? अजंता की गुफाओं में, जिसे गुप्त शासकों ने बनवाया था। अजंता के साथ साथ पश्चिम दक्कन में सामान्य रूप से ज्ञात दिनांकी शिलालेखों की कमी के कारण कोई सटीक कालक्रम नहीं है। गुफा संख्या 10, 9, 12 और 13 ये प्रारंभिक चरण की है। तो 10, 9, 26, 10, 19, 26 कौन सी थी? चैत्य गुफाएं थी। और 10, 9, 12, 13 ही प्रारंभिक चरण की है। गुफा संख्या 11, 15 और 6 ऊपरी और निचले, और गुफा संख्या जो 7 है वो 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से पहले के चरण से संबंधित है। बाकी गुफाओं बाद की 5वीं और शुरू के 6ठी शताब्दी की है। चैत्य गुफा नंबर 19 और 26 को विस्तृत रूप से उकेरा गया है। तो चैत्य गुफा कौन कौन सी थी? 10, 19, 26, 10, 19, 26, 10, 19, 26 कौन सी है? चैत्य गुफाएं हैं। टोटल अजंता में 29 गुफाएं हैं, जिसमें 4 जैत्य हैं। उनके अग्रभाग को बुद्ध और बुद्धिस्ट छवियों से सजाया गया है। वे अर्धगोलाकार मेहराब छत की किस्म की है, यानी कि वे कैसी हैं? अर्धगोलाकार मेहराब छत किस्म की है। ऐसे जैसे कि ये तो हो गया अर्धगोलाकार, और इसमें क्या बना दिया फिर उन्होंने? उसमें एक ऐसे ही मेहराब बना दिया। तो ये क्या होगी? इस प्रकार की छत की किस्म की है। गुफा नंबर 26 बहुत बड़ा है और पूरे इंटीरियर के विभिन्न प्रकार की बुद्धि छवियों को उकेरा गया है, जिसमें सबसे बड़ी महापरिनिर्वाण छवि है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से कि जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण की जो छवि है वो कौन सी गुफा में है? तो वो गुफा नंबर 26 में है। इसमें है गुफा नंबर 26। शेष गुफाएं विहार चैत्य गुफाएं हैं। इनमें एक खंबा वाला बरामदा, एक खंबा वाला हॉल और दीवारों में कोठरियां हैं। पीछे के दीवार में मुख्य बुद्ध मंदिर है। अजंता में मंदिर के चित्र आकार में भव्य हैं। कुछ विहार गुफाएं अधूरी हैं, जैसे गुफा संख्या 5, 14, 23, 24, 28 और 29 कैसी है? ये इनकम्प्लीट है। इसको आप याद कर लेना, ये जो क्रम है 5, 14, 23, 24, 28, 29 कैसे इनकम्प्लीट केव्स हैं। अजंता के महत्वपूर्ण संरक्षकों में कौन थे? एक वराहदेव की गुफा। तो वराहदेव कौन से हैं? गुफा संख्या 16 में वराहदेव की मूर्ति है, जिसके संरक्षक कौन है? वकाटक राजा थे, जो हरिसेना के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। तो वकाटक राजा क्या है? गुफा संख्या 16 के वो संरक्षक है, जिसमें वराहदेव संरक्षणों में आते हैं। उपेंद्र गुप्त कौन कौन से के हैं? उपेंद्र गुप्त हैं गुफा संख्या 17 और 20 के। ये क्षेत्र के स्थानीय राजा वाकाटक राजा जो थे और हरिसेन के ये सामंत थे। तो इसके संरक्षक कौन कौन है? गुफा नंबर 16 के वराहदेव है, और वाकाटक राजा और हरिसेन के प्रधानमंत्री होते थे। और उपेंद्र कौन सी गुफा के हैं? 17 से लेकर जो 20 के हैं उसके संरक्षक है, क्षेत्र के स्थानीय राजा हैं और वाकाटक राजा यानी सामंत। यानी कि 17 से लेकर 20 के जो संरक्षक है वो उपेंद्र गुप्ता, और ये वाकाटक राजा और हरिसेन के वो सामंत होते थे, वो है। जो बुद्ध भद्रा है वो गुफा संख्या 26 के संरक्षक है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि गुफा संख्या 26 के संरक्षक कौन है? तो बुद्ध भद्रा है। और यहीं से हमें क्या मिली थी? यही गुफा नंबर 26 में ही सबसे बड़ी महापरिनिर्वाण की छवि भी है। मथुरा दास गुफा संख्या 4 के संरक्षक। गुफा संख्या 1, 2, 16 और 17 में कई पेंटिंग बची हुई हैं। तो जो ये वाला जो ये है, ये यहाँ से आपका काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन जाएंगे।
पेंटिंग्स में बहुत सी प्रतीकात्मक विविधताएं हैं। 5वीं शताब्दी के अजंता चित्रों में बाहरी अनुमानों का उपयोग किया जाता है। रेखाओं का रंग स्पष्ट रूप से परिभाषित होता है। बहुत लयबद्ध है। विस्तार का प्रभाव पैदा करते हुए शरीर का जो रंग है वो बाहरी रेखा के साथ विलीन हो जाता है। आंकड़े पश्चिमी भारत की मूर्तियों की तरह भारी हैं। प्रारंभिक चरण की गुफाओं में विशेष रूप से गुफा संख्या 9, 10 के चित्र भी हैं। वे पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो जो आपने ये देखा था कि ये खंबा वाला बरामदा, एक खंबा वाला होल और दीवारों के साथ कोठा, जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये जो है ये स्कल्पचर पैनल है वरांदा ऑफ केव नंबर 2 का। यानी कि ये केव नंबर कौन सी है? ये केव नंबर 2 का वरांदा है, जिसपे आपको ये देख रहे हैं, ये वरांदा की है। इसमें क्या है? एक खंबे वाला बरामदा, एक खंबे वाला होल और दीवारों के साथ कोठरियां है। तो ये केव नंबर 2 का है जो वरांदा सीन आपको दिखाया गया है। आंकड़े भारी अनुपात के साथ व्यापक है। गुफा संख्या 9 में चित्र स्थान में एक रैखिक तरीके से व्यवस्थित है। रेखाएं तेज और रंग उनके सीमित हैं। इन गुफाओं की आकृतियों को काफी प्राकृतिकता के साथ चित्रित किया गया है और कोई अति शैलीकरण नहीं है। घटनाओं को भौगोलिक स्थिति के अनुसार एक साथ समूहकृत किया जाता है और टी आई वाइज एक के सीरियल वाइज एक के ऊपर एक रखते चले जाना। तो सैद्धांतिक रूप से व्यवस्थित आंकड़े कारीगरों के सुविधाजनक पसंद के रूप में दिखाई देते हैं। भारी वास्तुशिल्प बैंडों का उपयोग करके भौगोलिक स्थिति को अलग करने का संकेत दिया गया है। बैंडों का मतलब गैप के साथ बनाई हुई है वे। आंकड़े सांची की मूर्तियों की तरह दिखाई देते हैं, जो इंगित करते हैं कैसे लिथिक और पेंटिंग परंपरा एक साथ आगे बढ़ी। लिथिक मीन्स पाषाण काल वाली, यानी कि पत्थरों की जो पेंटिंग है वो कैसे आगे बढ़ी। आंकड़ों के हेड गियर की ललाट गांठ उसी पैटर्न का अनुसरण करती है जैसे कि मूर्ति कला में करती थी। हालांकि जो हेड गियर है वो कुछ अलग पैटर्न का है। हेड गियर से मतलब है जो ये आप देख रहे होंगे, ये गौतम बुद्ध हैं, ये इनका ये हेड दिखाया हुआ है काले बालों के साथ, और ये राहुल है और ये इनकी वाइफ यशोधरा है। तो ये इनका जो हेड पैटर्न है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर चित्रों के दूसरे चरण का जो ये वाली जो तस्वीर है ये गुफा नंबर 17 की है। ये कौन सी में? गुफा नंबर 17 में कौन कौन है? गौतम बुद्ध है, और वो किसके साथ है? यशोधरा और अपने बेटे राहुल के साथ हैं। दूसरे चरण का अध्ययन गुफा 10 और 9 की दीवारों और स्तंभों से चित्रित बुद्धों की छवियों से किया जा सकता है। गुफा नंबर 10 क्या थी? चैत्य गुफा है। ये बुद्ध की आकृति 5वीं शताब्दी से चित्रित आकृतियों से भिन्न है। चित्रों में इस तरह के विकास को धार्मिक आवश्यकता के संदर्भ में समझाने की जरूरत है। गुफा की खुदाई और पेंटिंग एक साथ प्रतिक्रियाएं थी और चित्रों की डेटिंग गुफा की खुदाई की तारीख का अनुसरण करती हैं। वो विकास का अगला चरण मुख्य रूप से वास्तव में लगभग सभी अंतिम खुदाई में चित्रों को चित्रित किया गया है, लेकिन बहुत कम ही अब वो बच पाए हैं। इन गुफाओं में चित्रों के विशिष्ट रूपांतरण है। यह भी देखा जा सकता है कि चित्रों में विभिन्न त्वचा के रंगों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि भूरा, पीला भूरा और हरा पीला गेरू। तो ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ से कि इनमें कौन से रंगों का प्रयोग किया गया था त्वचा के रंगों में? तो भूरा किया गया, फिर पीला भूरा यानी कि येलोस ब्राउनिश, फिर ग्रीन, फिर पीला गेरू आदि जो एक बहुरंगी आबादी करते हैं। आंकड़ों में आंदोलन बहुत लयबद्ध है। भूरी मोटी गहरी रेखाओं का उपयोग आकृति के रूप में किया जाता है। रेखाएं सशक्त और ऊर्जा से भरी हैं। चित्रात्मक रचनाओं में भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया। चित्रात्मक मतलब जो आपने लास्ट लेक्चर में देखा होगा कि जो वो एक चित्रात्मक के द्वारा पूरी की पूरी स्टोरी बता देते थे। ज्यादा कथाओं की या गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड जो भी स्टोरी होती थी वो उनको चित्रों के माध्यम से पूरा का पूरा बता देते थे। तो चित्रात्मक रचनाओं में भी यहाँ पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। गुफा संख्या 1 और 2 की पेंटिंग व्यवस्थित और प्राकृतिक है। गुफाओं में संस्कृतियों के साथ अच्छी तरह से ये एकीकृत है। जो ये आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये एक अप्सरा का चित्र है। ये भी केव नंबर 17 में है। वास्तुकला की विधि सरल है और त्रिआयामी और विशेष प्रभावों को चित्रित करने के लिए आंकड़ों की व्यवस्था को गोलाकार रूप में चित्रित किया गया है। आदि बंद लंबी आंखें कार्यरत है। आप ये देख रहे होंगे ये आंखें लंबी है और आधी बंद है। ऐसा लगता है कि कारीगरों के विभिन्न संघों ने इन गुफाओं के चित्रों पर काम किया है, जिसका अनुमान उनके विशिष्ट और शैलीगत परंपराओं से लगा जा सकता है। असाधारण प्रकार के रूप में प्राकृतिक मुद्राओं और अतिरंजित चेहरे की विशेषताओं का उपयोग किया जाता है। आप ये मान के चलना, आप ये बैकग्राउंड में देख रहे होंगे ये एलोरा की गुफाएं हैं। तो ये मतलब कि चट्टानों को काट काट कर बनाई गई है ये गुफाएं। मतलब ये इतने सालों से आज भी कितने ही यहाँ पर सैलाब आए, भूकंप वगैरह सब कुछ आए, लेकिन ये बरकरार है। तो ये इसलिए ही इनको कला कक्षा में पढ़ाया जाता है कि आप इनसे कुछ सीखे कि इनका आर्किटेक्चर कैसा था, कि मतलब कौन सी शैली का ये यूज करते थे, कि मतलब ये आज भी जो है ये गुफाएं आज भी टिकी हुई हैं।
चित्रों के विषयभूत जातक और अवदान के जीवन की घटनाएं हैं। यानी कि यहाँ की भी वही जो हमने पार्ट 1 में कवर किया था, यहाँ पर भी चित्रों को विशेष महत्व दिया गया है जो जातक कथाओं से रिलेटेड है। कुछ पेंटिंग जैसे कि सिंहल अवदान, महाजनक जातक और विदुर पंडिता जातकों को पूरी दीवारों को कवर करते हैं। जो ये आप ये देख रहे हैं ये सीलिंग पेंटिंग यानी कि जो सीलिंग पेंटिंग यानी कि जो छत पर पेंटिंग की जाती थी, ये वो है। ये केव नंबर 10 में है। ये केव नंबर 10 की आपको सीलिंग की पेंटिंग दिखाई गई, यानी छत की पेंटिंग है। ये एक छत है, छत पर इन्होंने ये पेंटिंग करी हुई है। ये ध्यान देने योग्य है कि चंडक जातक को प्रारंभिक गुफा संख्या 10 में चित्रित किया गया था। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है यहाँ से कि जो चंडक जातक कथा की प्रारंभिक गुफा है वो कौन सी है? तो गुफा नंबर 10 है। गुफा नंबर 10 क्या थी? चैत्य गुफा है, जिसमें कई विवरण और घटनाओं को उनको भौगोलिक स्थानों के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। जगह और महल में घटी घटनाओं को उनके स्थान से अलग किया जाता है। गुफा संख्या 10 में चंददाता पहली पीठ का ईमानदारी से पालन करती है। गुफा संख्या 17 में चित्रित है, वह बहुत अलग है। एक घटना में चंडत को अपना दांत हटाकर शिकारी सोनतर को देते हुए दिखाया गया है। अन्य महत्वपूर्ण पेंटिंग गुफा संख्या 1 में प्रसिद्ध पद्मनी और वज्रपानी की है। तो वज्रपानी की जो पेंटिंग है वो कौन सी गुफा में है? वो गुफा नंबर 1 में है, यानी कि केव्स नंबर 1 में पद्मानी और वज्रपानी की पेंटिंग है। जो आप ये पेंटिंग केव्स देख रहे हैं, ये जो है ये गुफा नंबर 9 की पेंटिंग है, नंबर 9 की पेंटिंग है। हालांकि ये देखा जा सकता है कि जनता में पद्मनी और वज्रपानी की छवियां बहुत आम है, यानी कि ये पद्मानी और वज्रपानी की तो यहाँ पर बहुत पेंटिंग मिल जाएंगी, लेकिन जो मेन है वो कहाँ पर है? गुफा नंबर 1 में है। लेकिन सबसे संरक्षित पेंटिंग गुफा संख्या में है गुफा 1, जो संख्या 2 में कुछ साथ ही कुछ मूर्तियों के चित्र में विदर्भ मूर्तिकला परंपरा का प्रभाव भी देखने को मिलता है। विदर्भ यानी कि जो ये महाराष्ट्र वाला एरिया था, पहले ये विदर्भ में आता था। जो आप ये देख रहे हैं ये जातक कथाएं हैं मनी और वज्रपानी की। ये कौन सी केव में है? ये केव नंबर 1 की ही पेंटिंग है, ये वाली, ये केव नंबर 1 की पेंटिंग है। फिर तो आई होप आपको समझ। अजंता में कितनी गुफाएं? अजंता में 29 गुफाएं हैं, जिसमें 4 चैत्य की गुफाएं हैं। गुफा नंबर 10, 26 के कौन सी है? वो चैत्य गुफाएं हैं। गुफा नंबर 1 में पद्मानी और वज्रपानी है, इनके चित्रण है। अब आते हैं एलोरा। एलोरा भी औरंगाबाद जिले में स्थित एक अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल है। ये भी एलोरा के नाम से जो फेमस है। ये अजंता से 100 किलोमीटर की दूरी ब्राह्मणवादी और जैन गुफाएं हैं यहाँ पर। तो एलोरा में और अजंता में डिफरेंस करने का कोशिश करना कि अजंता क्या है, वहां पर केवल बौद्ध के जो भित्ति चित्र हैं वो है, लेकिन एलोरा में क्या है? एलोरा में आपको तीनों धर्म मिल जाएंगे, बौद्ध भी, जैन भी और हिंदू के भी, यानी कि यहाँ पर शैव और विष्णु के भी कुछ यहाँ पर चित्र हैं। तो एलोरा में और अजंता में यही डिफरेंस है कि अजंता एक धर्म का है, यानी कि बौद्ध धर्म की जातक कथाएं हैं, लेकिन एलोरा में तीनों मिलेंगे आपको, बौद्ध भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा और भारतीय भी मिलेगा, यानी कि हिंदू समाज की भी मूर्तियां मिलेंगी वहां पर। तो ये 34 बौद्ध ब्राह्मणीवाद जैन गुफा है। यह समुद्र में अद्वितीय कला ऐतिहासिक स्थल है, क्योंकि इसमें 5वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक के तीनों धर्मों से जुड़े मठ हैं। यह शैली उदारवाद की दृष्टि से भी अद्वितीय है, अर्थात एक साथ कई शैलियों का यहाँ पर संगम है। एलोरा और औरंगाबाद की जो गुफाएं हैं वो 2 धर्मों बौद्ध और ब्राह्मणवादी के बीच चल रहे मतभेदों को दर्शाती है। यहाँ 12 गुफाएं हैं, जिनमें वज्रयान बौद्ध धर्म जैसे तारा, महामयूरी, अभयोक्षा और ये अवलोकतेश्वर, मैत्र, अमिताभ आदि से संबंधित कई चित्र हैं। तो टोटल कितनी है यहाँ पर? 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 तो वज्रयान बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। बौद्ध गुफाएं आकार में बड़ी हैं और अकेले दोहरी और 3 मंजिल की भी हैं, उनके स्तंभ विशाल है। अजंता में क्या थी? अजंता में केवल 2 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि वहां पर 2 मंजिला गुफाओं की खुदाई की है। लेकिन एलोरा में क्या है? एलोरा में वहां हो गई कि वहां 3री मंजिल की भी खोज हो चुकी है। सभी गुफाओं को प्लास्टर और रंगों से रंगा गया था, लेकिन कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि थोड़े से वो धुंधले हो गए हैं। मंदिर बुद्ध के चित्र आकार में बड़े हैं, वे आमतौर पर छवियों द्वारा संरक्षित हैं जो आकार में बड़े होते हैं। वे आमतौर पर पद्मनी और वज्रपानी की छवियों द्वारा संरक्षित होते हैं। गुफा संख्या 12 जो 3 मंजिला उत्खनन खनन है, तो उसमें तारा का चित्र है। तो तारा का चित्र कौन सी गुफा में है? गुफा नंबर 12 में, जो 3 मंजिला है। मानुषी बुद्ध और वैरोचन की छवियां रतन संभव, अमिताभ, अमोघ सिद्धि,
दूसरी ओर ब्राह्मणवादी आस्था की एकमात्र 2 मंजिल गुफा कौन सी है, वो 14 है। बौद्ध गुफाओं से स्तंभों के डिजाइन से विकसित की गई है। तो जो ब्राह्मणवादी आस्था का यानी कि जो हिंदू समाज की, हिंदू से रिलेटेड जो मठ के रिलेटेड गुफा है कौन सी है, गुफा नंबर 14 है। और जब वे 9वीं शताब्दी ईस्वी सन की जैन गुफाओं तक पहुंचते हैं तो वे बहुत अलंकृत हो जाती हैं और सजावटी रूप से भारी फैलाव प्राप्त करते हैं। तो अजंता की गुफा किसने बनाई थी, वो गुप्त शासकों ने बनवाई थी। और एलोरा की किसने बनाई थी, मान्यखेट यानी कि जो दांती दुर्ग के शासक थे उन्होंने बनवाई थी, यानी कि राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी एलोरा की गुफाएं। जिसमें से कृष्ण फर्स्ट जो है वो काफी फेमस है कि उनके उनके काल में इसका निर्माण हुआ था। उन्होंने ही इसमें कैलाश का जो मंदिर है भगवान शिव का वो भी कृष्ण राय ने ही बनवाया था, यानी कि कृष्ण कृष्ण प्रथम ने बनवाया था जो राष्ट्रकूट के थे। तो अजंता की गुफाएं गुप्तों ने बनवाई थी और एलोरा की राष्ट्रकूटों ने बनाई थी, जिनकी राजधानी मान्यखेट दांती दुर्ग थी। ब्राह्मणवादी गुफा संख्या 13 और 28 में कई मूर्तियां हैं, कई गुफाएं शैव धर्म को समर्पित हैं। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये गजासुर हैं, यानी कि गजासुर शिवाई गुफा नंबर 15 में है। तो 15 गजासुर जो शिवा की मूर्ति है कौन सी गुफा में कौन है, वो 15 नंबर गुफा में है। लेकिन पुराण कथा के अनुसार शिव और विष्णु दोनों की छवि और उनके विभिन्न रूपों को चित्रित किया गया है। शैव विषयों में रावण ने कैलाश पर्वत को हिलाते हुए अंधकासुर वध और कल्याण सुंदर को गहराई से चित्रित किया है। तो जो गजासुर शिव की मूर्ति है ये कौन से उसमें है, ये गुफा नंबर 15 में है। जबकि वैष्णव विषयों में विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाया गया है। एलोरा की मूर्तियां स्मारकीय और बड़ी मात्रा में है जो चित्र स्थान में गहरी मंदी पैदा करती है। छवियां भारी और मूर्ति कला की मात्रा को संभालने में काफी परिष्कार दिखाती हैं। एलोरा में विभिन्न संघ विदर्भ, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे विभिन्न स्थानों पर भी आए, यानी कि वहां पर भी मूर्तियों को तराशा गया है। इस प्रकार यह मूर्तिकला शैलियों के मामले में भारत में सबसे विविध स्थल है। गुफा संख्या 16 को कैलाश लेनी के नाम से जाना जाता है। तो कैलाश लेनी के नाम से किसको जाना जाता है, गुफा नंबर 16 को, यानी कि कैलाश टेम्पल किस में है, गुफा नंबर 16 में है। तो यानी कैलाश लेनी के नाम से कौन सी गुफा को जाना जाता है, वो एलोरा की गुफा संख्या 16 को जाना जाता है। एक चट्टान को काटकर एक मंदिर बनाया गया है जो कैलाश का मंदिर है वो, और जो शिल्पकारों की एक अनूठी उपलब्धि है। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं ये कोर्टयार्ड है कैलाश टेम्पल का, गुफा नंबर 16 का। महत्वपूर्ण शैव गुफाओं में गुफा संख्या 29 और गुफा संख्या 21 है। गुफा संख्या 29 की योजना लगभग एलिफेंटा की मुख्य गुफा की तरह है। गुफा संख्या 29, 21, 17, 14 और 16 की मूर्तिकला गुणवत्ता, इसकी स्मारकता और चित्र स्थान के लिए अद्भुत है। बौद्ध भित्ति चित्रों से युक्त बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले से 97 किलोमीटर दूर स्थित है। ये रॉक कट गुफा स्मारक प्राकृतिक नहीं है, लेकिन प्राचीन भारत के दौरान ज्यादातर ये सातवाहन काल के दौरान खुदाई हुई है। सातवाहन जो वंश था वो कहाँ पर था, वो साउथ में था, यानी कि जो मेनली उनका वो हैदराबाद वाला इलाका है वो सातवाहन वंश का ही था। अजंता की तरह बाघ की गुफाओं की खुदाई शिल्पकारों द्वारा बागनी की मौसमी धारा के पार एक पहाड़ी के लंबवत बलवत पत्थर की चट्टान पर की गई है। मूल 9 गुफाओं में से केवल 5 ही बची हैं, जिनमें से सभी विहारों या मठियों के लिए विश्राम स्थल है। जबकि एक चतुर्भुज डिजाइन कला है। एक छोटा कक्ष आमतौर पर सबसे पीछे छत या प्रार्थना कक्ष बनाता है। जो आप ये देख रहे हैं ये सीटेड बुद्धा, ये क्या है, ये काले चैत्य में यही तो होता था कि ये स्क्रीन होती थी दीवारों की और उसके बाद एक बरामदा होता था, पीछे की स्तूप बना होता था। लेकिन अजंता एलोरा की जो गुफा नंबर 10 है उसके अंदर ये गौतम बुद्ध भी बैठे हुए दिखाए हैं। तो अगर ये आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध की चैत्य जो काल चैत्य की गुफाओं में है तो कौन सी गुफा नंबर में बैठे हुए दिखाए गए हैं, वो एलोरा की गुफा नंबर 10 में बैठे हुए दिखाए गए हैं। बाकी सब में क्या होता था, केवल स्तूप होता था, लेकिन यहाँ पर इनको गौतम बुद्धा को बैठे हुए भी दिखाया गया है। 5 गुफाओं में सबसे महत्वपूर्ण गुफा संख्या 4 है, जिसे आमतौर पर रंग महल के नाम से जाना जाता है। तो गुफा नंबर 4 कौन सी है, रंग महल, यानी कि 4 से रंग। तो रंग महल कौन सी गुफा में है, वो गुफा संख्या 4। इसका अर्थ है रंगों का महल, जहां दीवारों और छत पर पेंटिंग अभी भी दिखाई देती है। अन्य गुफाएं जहां दीवारों और छत पर टेम्परा भित्ति चित्रों के अवशेष देखे जा सकते हैं वे गुफा संख्या 2, 3, 5 और 7 है। तैयार की गई जमीन एक लाल भूरे रंग की किरकिरा और मोटी मिट्टी का प्लास्टर है, जिसे दीवारों और छतों पर बिछाया गया है। प्लास्टर के ऊपर लाइन प्राइमिंग की गई थी, जिस पर ये पेंटिंग बनाई गई थी। कुछ सबसे खूबसूरत पेंटिंग गुफा नंबर 4 कौन सी है, जिसको रंग महल के नाम से भी जानते हैं। तो
पोर्टिको की दीवारों पर थी। भारतीय कला के मूल्यों के नुकसान को रोकने के लिए 1922 ईस्वी में अधिकांश चित्रों को सावधानी पूर्वक हटा दिया गया है और आज से इसे ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। तो ये पेंटिंग कब हटाई गई थी? ये 1982 में हटाई गई थी, जब इसको एलोरा को वर्ल्ड यूनेस्को साइट ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। तो आप जो इससे तस्वीर हटाई गई वो कहाँ देख सकते हैं? अब आप उसको ग्वालियर के पुरातत्व संग्रहालय में देखा जा सकता है। फिर आते हैं एलिफेंटा की गुफाएं और अन्य स्थल। जो ये एलिफेंटा है ये मुंबई से, आपने देखा होगा जो ताज होटल है उसके सामने गेटवे ऑफ इंडिया है, वहां से मात्र 15 या 16 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र के बीच एक आइलैंड है जिसे एलिफेंटा की गुफाएं कहते हैं। आप ये जो डायग्राम में देख रहे हैं ये एलिफेंटा गुफा का ये एंटर गेट है। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाओं में शैव धर्म का वर्चस्व है। यह एलोरा के साथ समकालीन है और इसकी मूर्ति शरीर में पतलापन दिखाती है जिसमें प्रकाश और अंधेरे प्रभाव होते हैं। ये रॉक कट गुफाओं की परंपरा दक्कन में जारी है और वे न केवल महाराष्ट्र में बल्कि कर्नाटक में भी पाए जाते हैं। तो रॉक कट गुफाएं महाराष्ट्र के अलावा कहाँ पाई जाती हैं? कर्नाटक में भी कुछ पाई गई हैं। मुख्य रूप से बादामी और ऐहोली में चालुक्यों के संरक्षण में निष्पादित है। चालुक्य की राजधानी कौन सी थी? बादामी थी। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के क्षेत्र में, तमिलनाडु में मुख्य रूप से महाबलीपुरम और पल्लवों के संरक्षण में है। तो महाबलीपुरम का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने करवाया था, जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग उनकी मुलाकात हुई थी। यानी कि जो रथ मंदिर है वो महाबलीपुरम में भी है। तो महाबलीपुरम का किसने बनवाया था? पल्लवों ने करवाया था। और चालुक्य की राजधानी क्या थी? बादामी थी, या जो वर्तमान कर्नाटक में है। देश में 6ठी शताब्दी के बाद का कला इतिहास का विकास प्रारंभिक ऐतिहासिक काल के सामूहिक सार्वजनिक संरक्षण की तुलना में राजनीतिक संरक्षण पर अधिक निर्भर था। टेराकोटा मूर्तियों का भी उल्लेख किया जा सकता है जो पूरे देश में कई स्थानों पर पाई जाती हैं। वे धार्मिक लिथिक मूर्ति, लिथिक मतलब पाषाण यानी पत्थरों की मूर्तियों के साथ एक समांतर परंपरा को स्वतंत्र स्थानीय परंपरा में के रूप में दिखाते हैं। विभिन्न आकार के कई टेराकोटा के आंकड़े पाए जाते हैं जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाते हैं। वे खिलौने, धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ विश्वास प्रणालियों के हिस्से के रूप में चिकित्सा उद्देश्यों के लिए बनाई गई मूर्तियां हैं। अब आते हैं हम पूर्वी भारत में गुफा परंपरा। पूर्वी यानी कि हम चलेंगे, अभी तो हम वेस्टर्न की चले थे, अब हम चलेंगे ईस्ट की तरफ यानी कि बंगाल की तरफ। पश्चिम भारत की तरह पूर्वी भारत में भी बौद्ध गुफाओं की खुदाई की गई है। मुख्यतः आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और उड़ीसा में ये की गई है। आंध्र प्रदेश में मुख्य स्थलों में से कौन सा? एक एलोरी जिले में गुंटापल्ले है। तो एलोरी कौन से जिले में? गुंटापल्ले में है। और गुंटापल्ले कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पहाड़ियों में संचित मठों के साथ गुफाओं की खुदाई की गई है। शायद ये बहुत ही अनोखे स्थलों में से एक है जहाँ एक ही स्थान पर संचित स्तूप, विहार, गुफाओं की खुदाई की जाती है। गुंटपल्ली चैत्य गुफा गोलाकार हाल में स्तूप के साथ गोलाकार और प्रवेश द्वार पर चैत्य मेहराब खुदाई हुई है। वही ये क्या है? एक गोलाकार हो गया, फिर इसमें इसका गेट कैसा हो गया? ये मेहराब टाइप का उसका गेट हो गया। तो वो ये अनूठा, ये जो आंध्र प्रदेश वाला जो एलोरी जिले यहाँ पर शायद अनोखा है, जहाँ पर आपको स्तूप भी मिलेंगे, विहार भी मिलेंगे और गुफाओं की भी खुदाई की गई है। तीनों एक साथ की गई है। पश्चिमी भारत की गुफाओं की तुलना में वो अपेक्षाकृत छोटी है, यानी कि जो वेस्टर्न वाली थी वो कहती वो बड़ी थी, ये थोड़ी सी छोटी है। कई विहार गुफाओं की खुदाई की गई है। मुख्य विहार गुफाओं में छोटे आयामों के बावजूद भारी रूप से चैत्य मेहराबों से सजाया गया है। वे मूल्यवान छत के साथ आयताकार है और एक बड़े केंद्रीय होल के बिना एक मंजिला या 2 मंजिला नक्काशदारी है। यह खुदाई 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है। कुछ उत्खनन है जो बाद के शताब्दियों में जोड़े गए, लेकिन सभी प्रकार के हैं। गुंटापल्ले के अलावा अन्य महत्वपूर्ण गुफा स्थल कौन सा है? राम परम पल्लम। तो आपसे ये भी पूछ सकता है वो कि आंध्र प्रदेश में गुंटापल्ले के अलावा कौन सा गुफा स्थल है? तो वो रामपरम, या रामपरम का नाम देखिए, इस पर कुछ भी क्वेश्चन वो आपसे फ्रेम कर सकता है। जिसमें बहुत छोटी खुदाई की गई है लेकिन पहाड़ी पर रोकट स्तूप भी हैं। विशाखापत्तनम के पास अनाकापल्ली में गुफाओं की खुदाई की गई थी। तो अनाकापल्ली किसके पास है? वो विशाखापत्तनम, जिसको आज विशाखापत्तनम को वाइजैक भी कहते हैं। और 4वीं-5वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान पहाड़ी से एक विशाल रोकट स्तूप बनाया गया था। यह एक अनूठा स्थल है क्योंकि इसमें देश का सबसे बड़ा रोकट स्तूप है। तो देश का सबसे बड़ा जो रोकट स्तूप यानी चट्टानों को काट कर स्तूप बनाया गया है वो कहां पर है? विशाखापत्तनम के अनाकापल्ली में है। पहाड़ी के चारों ओर कई मन्नत रोकट स्तूप की भी खुदाई की गई है। मन्नत यानी कि जहां पे आके आप विश मांग सकते हैं। तो देश का सबसे बड़ा रोकट स्तूप कहां पर है? वो तब विशाखापत्तनम के पास अनाकापल्ली में है।
रॉक कट गुफा परंपरा ओडिशा में भी मौजूद है। जो भुवनेश्वर के पास के क्षेत्र में उदयगिरी खंडगिरी गुफाएं सबसे शुरुआती उदाहरण है। तो उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं कहाँ मिली हैं? वो उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास मिली हैं। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये उदयगिरी खंडगिरी की केव है भुवनेश्वर के पास। ये गुफाएं बारी बिखरी हुई है और इनमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख हैं। तो जो उदय आपके इसी स्लाइड से 3 क्वेश्चन फ्रेम हो गए कि उदयगिरी की जो खंडगिरी गुफाएं कहाँ पर है? उड़ीसा में मध्य भुवनेश्वर के पास है। और ये कौन से राजाओं के शिलालेख है? तो उसमें खारवेल जैन राजाओं के शिलालेख हैं। शिलालेख के अनुसार गैफ जैन भिक्षुओं के लिए थी। तो ये कौन सी हैं? ये जैन गुफाएं हैं। कौन सी हैं ये? जैन गुफाएं हैं शिलालेखों के अनुसार। कई एकल कोशिका उत्खनन है जो कुछ को विशाल स्वतंत्र शिलाखंडों को में उकेरा गया है और उन्हें जानवरों का आकार दिया गया है। बड़ी गुफाओं में पीछे की ओर कोशिकाओं के साथ एक खंभा वाले बरामदे के साथ एक गुफा शामिल है। कोशिकाओं के ऊपरी हिस्से का चैत्य मेहराब और कथाओं की एक श्रृंखला से सजाया गया है जो अभी भी इस क्षेत्र की लोक कथाओं में जारी है। इस गुफा की आकृतियां स्वैच्छिक और चित्रित स्थान में स्वतंत्र रूप से चलती हैं और गुणात्मक नक्काशी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस परिसर में कुछ गुफाओं की खुदाई बाद में की गई थी, कुछ समय यानी कि 8वीं शताब्दी इसमें कभी की गई होगी। जो आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये उदयगिरी खंडगिरी जो केव्स हैं उसका ये बरामदा है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। जल्दी इसका पार्ट 3 भी आएगा, तो पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।